हेलो गाइस, मैं शंकर बीपीएससी समाधान पे आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी और मैं आप लोगों को करंट अफेयर एडुटेरिया के थ्रू कवर करवा रहा हूं। ठीक है, इस सीरीज की पहली वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग भारतीय बजट और भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे। इसमें से उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इसमें मैक्सिमम टॉपिक ऐसे है ना जो आपको मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग उनको छोड़ के जो प्रीलिम्स में आ रहा है ना, बस उतना देख लेंगे, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि हर साल यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, और बिहार के बजट को मिला दे तो 3 to 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं ये बजट से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, एग्जाम के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और भारतीय बजट को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें सबसे पहला क्या है कि सबसे पहला ही लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या? महान तेलुगु कवि गुरजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है, इस कथन को कोट करते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि यही पूछ लिया जाएगा कि ये वाला जो कोट है ना किस कवि का है, या किस कोट, किस मतलब स्टार्टिंग से ना बजट की शुरुआत की गई है, तो ये पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट। तो इनका नाम याद रखिएगा, कौन से हैं? तो महान तेलुगु कवि गुरजादा अप्पा राव। इनके स्टेटमेंट को याद रखिएगा, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। ये निर्मला सीतारमण बोली है बजट पेश प्रस्तुत करते टाइम। बजट का थीम क्या था? तो सबका विकास, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं बजट विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत क्या क्या है। तो गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थिक रोजगार, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाएं, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। अब क्या है, कौन से 6 क्षेत्र हैं जिनमें ना परिवर्तनकाली सुधार करना है। तो 6 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। कौन कौन से? तो कराधान है, विद्युत क्षेत्र है, शहरी विकास है, खनन है, वित्तीय क्षेत्र है और विनियामक क्षेत्र है। कितने रुपए का बजट पेश किया गया है ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो 50,65,00,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। 50,65,345 करोड़। इसमें से कुल प्राप्तियां होने का अनुमान, जितना का बजट है उतना ही प्राप्तियां होने का भी अनुमान होता है। इसमें से राजस्व प्राप्तियां कितनी है? 34,20,409 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है? 16,44,936 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट पूछा जाएगा कितना कितना का क्या क्या किया गया है। राजस्व प्राप्तियां कितनी है, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होने वाली है, और कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया है, तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है ये वाला सेक्शन? क्या? तो राजकोषीय घाटा 2024-25 में अनुमान लगाया गया था 4.8% का, जो कि अभी 25-26 में अनुमान लगाया गया है 4.4% का। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि 0.4% का कमी। फिर राजस्व घाटा ये लगाया गया था 2024-25 में 1.9% का, और 25-26 में 1.5% का। यहां भी हम लोग देख रहे हैं 0.4% का कमी। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1%, और यहाँ पे जीडीपी का 0.3%, यहाँ पे देख रहे हैं 0.7% का कमी। प्राथमिक घाटा 1.3% है 2024-25 के लिए, और जीडीपी का 0.8%, यहाँ पे 0.5% का कमी देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप लोग इस डाटा को याद रखिएगा। अब क्या है ना, केंद्रीय बजट 2025-26 का शीर्ष 4 मद, ठीक है, कि पैसा कहां से आता है। तो पहला पैसा आता है कहां से? तो उधार एवं अन्य देता है 24%, आयकर इनकम टैक्स से 22%, जीएसटी से 18% और निगम कर से 17%। फिर रुपया जाता कहाँ है? तो जीएसटी में राज्यों का हिस्सा 22%, ब्याज अदायगी 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16%, रक्षा में 8%। तो ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखते हैं कि इस बजट में विकास के 4 इंजनों की पहचान की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा ये 4 इंजन कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है? कृषि है, निवेश है, एमएसएमई है और निर्यात है। तो ये ऑप्शन में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये मोर देन ऑप्शन बन सकता है, आप इसको देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इससे पहला प्रथम इंजन के रूप में कृषि। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ना, जो मतलब वही देखते हैं हम लोग।
बहुत सारा डेटा ऐसा लिखा हुआ जो मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या आएगा वो देख लेते हैं हम लोग ऊपर। जैसे कि ये योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। अब इसमें क्या है ना, 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, भंडारण बढ़ाना है, सिंचाई में सुविधाओं में सुधार करना, दीर्घ अवधि और लघु अवधि के ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना। इस कार्यक्रम के तहत कितने किसानों को फायदा मिलने वाला है, तो 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भारत सरकार तूड़ उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय, ये इंपॉर्टेंट है, क्या दलहन में आत्मनिर्भरता का मिशन प्रारंभ करेगी। कितने सालों के लिए, 6 साल के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। बिहार में मखाना बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बजट में बिहार के लिए घोषणा किया गया है। मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन में सुधार, लोगों के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिल चुका है। फिर ये मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। फिर है मत्स्य उद्योग, ये भी मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, बाद में देखेंगे हम लोग। कपास उत्पादकता मिशन, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है क्या, कि ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहले जो 3 लाख मिलता था ना, उसको 5 लाख बढ़ा दिया गया ऋण की सीमा को। तो ये पूछ लिया जाएगा कि अभी ना ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है, तो 5 लाख। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। फिर दूसरा आता है एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, इसका योगदान कितना है, 45% का योगदान है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे क्या। इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला बॉक्स, क्योंकि ना इसको संशोधित किया गया है, क्या, निवेश और टर्नओवर को। तो सूक्ष्म उद्योग, पहले क्या था, 1 करोड़ का निवेश था, अब संशोधित करके कर दिया गया है 2.5 करोड़। इसका टर्नओवर जो था पहले 5 करोड़ था, इसको 10 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, लघु उद्योग, इसका पहले निवेश था 10 करोड़, अब कर दिया गया 25 करोड़। फिर टर्नओवर पहले 50 करोड़ था, अब कर दिया गया है 100 करोड़। फिर है मत्स्य मध्यम उद्योग, इसका था 50 करोड़ निवेश, इसको 125 करोड़ कर दिया गया है। पहले था 250 करोड़ टर्नओवर, अब कर दिया गया है 500 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, टर्नओवर और निवेश में क्या संशोधन किया गया है एमएसएमई सेक्टर में। ये सब जो है ना, मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा आपको। ये सब भी मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। यहां देख लेते हैं, तीसरे इंजन के रूप में निवेश। ठीक है, क्या, लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश, नवाचार में निवेश। पहला, लोगों में निवेश क्या क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। ठीक, इसमें एक क्या किया गया है, जिज्ञासा एवं नवाचार की भावना से उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में 50,000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी, तो 50,000, ये याद रखना है। ठीक है, भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ये भी याद रखिएगा, किस योजना के तहत, भारत नेट परियोजना के तहत। ठीक है, स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वैश्विक विशेषज्ञता भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। आईआईटी क्षमता में विस्तार, 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, वृद्धि हुई है। फिर 500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कितने करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखते हैं ये सब मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट, तो मेंस में देखेंगे। फिर अर्थव्यवस्था में निवेश, ये सब भी जो है ना मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, मेंस में देखेंगे। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन, क्या, 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तार करने की घोषणा की गई है। कितने तक की गई है, तो ये देख लेंगे, 2028 तक।
फिर है विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है। ठीक है, बाकी का डेटा जो लिखा हुआ ना वो मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो मेंस में देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर यहां देखते हैं सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधि वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ की निधि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। सरकार द्वारा 49% अंशदान किया जाएगा और शेष राशि पत्तनों एवं निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी। ठीक है, फिर ये भी मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज सॉरी ये मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में कोई खास नहीं है, ये भी मेंस रिलेटेड ही है। बट क्या है ना कि यहाँ पे देखिए कोसी नहर परियोजना, जैसे मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है, तो पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। इसे मेंस में लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी ये सब जो है ना मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्मा लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। ठीक है, भू स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं चौथे इंजन के रूप में निर्यात। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेडनेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। यह एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है, फिर ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बीपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद करके जाइएगा आप लोग कि बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। यह संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट पूछा जाएगा 74 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया, या तो 74% लिखेगा भी नहीं, डायरेक्ट कितने प्रतिशत कर दिया गया, 100%। अब यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है ये सब मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। फिर हम देख लेते हैं बजट खंड बी, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं क्या कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट एवं अपशिष्ट पर पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव ये प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अपना। फिर इधर देखते हैं हम लोग नई कर व्यवस्था में क्या किया गया है। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस, तो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, वेतन भोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के साथ 12.75 लाख करोड़ मतलब 12.75 लाख रुपए होंगे। अब क्या है कि 12 लाख से अगर 12 लाख 1 रुपया भी हो जाता है ना इस वाले टर्म पे, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। कितना, तो यहाँ देखो 0 से 4% पे शून्य है, 4 से 8 लाख रुपए पे 5%, 8 से 12 लाख रुपए पे 10%, 12 से 16 लाख रुपए पे 15%, 16 से 20 लाख रुपए पे 20%, 20 से 24 लाख रुपए पे 25% और 24 लाख रुपए से अधिक पर 30% देना पड़ेगा। अब यही इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या बजट 2025-26 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च टॉप 4, यहाँ पे डायरेक्ट या तो पहला पूछ लेगा या तो टॉप 4 को पूछ लेगा सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। क्या, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके लिए 2,03,000 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के लिए 63,500 करोड़ रुपए। फिर है बजट 2025-26 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय, रक्षा के लिए कितना किया गया, 4,91,732 करोड़, सबसे ज्यादा रक्षा पे। ग्रामीण विकास पे 2,66,817 करोड़। फिर कृषि एवं संबंध कार्यकलाप पे 1,71,437 करोड़ रुपए। ठीक है, शिक्षा पे 1,28,650 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पे 98,311 करोड़ रुपए। फिर आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण को हम लोग देख लेते हैं यहां से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीता निर्मलन जी ने पेश किया। ठीक है,
एक दिन पहले पेश किया जाता है ये बजट से। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत के? अभी वी अनंत नागेश्वर है, इनका भी नाम पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट ही, ये भी याद रखिएगा। फिर है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था पहला। फिर 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था, बट 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर यहां देखते हैं आर्थिक समीक्षा अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। वित्तीय वर्ष जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटे का अनुमान तो 2023-24 में था 8.2%, ये हो गया 5.6% राजकोषीय घाटे का अनुमान जो लगाया गया। फिर 24-25 में 4.4%, ये पता नहीं है। 25-26 में 6.3% से 6.8% की वृद्धि, राजकोषीय घाटे का अनुमान अभी लगाया नहीं गया है। भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में तो वैश्विक सेवा निर्यात क्षेत्र में 7वां है, विदेशी मुद्रा भंडारण में 4था है, दवा उद्योग में क्या है 3रा है, और रेलवे नेटवर्क में क्या है 4था है। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं हम लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक नजर में, जैसे जीडीपी वृद्धि दर अब इसको 2021-22 में कितनी थी 9.7%, ये 2025-26 में हो गई है 6.3 से 6.8% अनुमानित किया गया है। फिर है खाद्यान्न उत्पादन में 2020-21 में था 310.7 मिलियन टन, 2023-24 में 323.3 मिलियन टन, इसमें वृद्धि हो गई है, इंक्रीजमेंट। फिर आता है पूंजीगत व्यय जीडीपी का प्रतिशत, 2020-21 में था 2.1%, ये 2023-24 में बढ़ के क्या हो गया 3.2%, इसमें भी वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन, इसमें कोरोना काल में क्या होना कि डिक्रीजमेंट हो गया था -8.4% का, और ये अभी 2023-24 में कितना है 5.9% है, तो अभी वृद्धि में है। विदेशी मुद्रा भंडारण ये 2021-22 में 607.3 बिलियन डॉलर था, जो कि 2024-25 में 634.6 बिलियन डॉलर हो गया, इसमें भी वृद्धि हुई है। फिर राजकोषीय घाटा ये 2020-21 में 9.2% था जीडीपी का, अब ये 2023-24 में 5.6% हो गई है, इसमें भी क्या हुई है, इसमें कमी हुई है, सॉरी, ठीक है, इसमें वृद्धि नहीं हुई, इसमें कमी हुई है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अब इसमें क्या है अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, यह अनुमानित है, ये पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा आपको, ठीक है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर सितंबर 2024 में 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 3 जनवरी 2025 को घटकर 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अगर इससे मिलाए तो क्या हुआ ना, अभी डिक्रीजमेंट ही हुआ है वर्तमान में। फिर आता है मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में विकास, अन्योन्याश्रयी संबंध, नाम भी खतरनाक है, तो ये सब मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रीलिम्स में नहीं आएगा आपके, ये सब मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। फिर आता अर्थव्यवस्था, अर्थव्य कीमतों और मुद्रास्फीति उतार चढ़ाव को समझना। इसमें क्या है उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक वित्त वर्ष 2024 में 7.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 8.4% हो गया है, तो ये भी इसमें भी क्या हुआ है इंक्रीजमेंट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है मध्यम अवधि परिदृश्य गैर विनियमन से विकास को बढ़ावा। इसमें खान मंत्रालय ने भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए 33 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया है। भारत 75% लिथियम आयन बैटरी कहां से मंगाता है, चीन से, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है डेटा। निवेश और अर्थव्यवस्था अवसंरचना अनवरत रहे, क्या है भारत रेलवे ने 2029-30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, ये भी फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2023-2025 में 5,853 किलोमीटर एनएच का निर्माण किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है उद्योग, वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर ये सब मेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये याद रख लीजिएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई को विस्तार की क्षमता के साथ इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के साथ आत्मनिर्भर भारत को शुरू किया है। कितना 50,000 करोड़ का,
4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कुल औद्योगिक GSVA का लाभ लगभग कितना 43% है। ये याद रखिएगा, सीक्वेंस में लिखा हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेन से रिलेटेड है, इसमें भी यहाँ से मेन से रिलेटेड ही है इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत की स्थिति उत्पादन क्षमता के अनुसार, तो सबसे ज्यादा क्या है, कोयला का है 46.20%, सौर का है, फिर सौर ऊर्जा का 20.60%, फिर पवन का है 10.50%, हाइड्रो का है 10.30% और गैस का है 5.40%। ये सीक्वेंस से पूछ लिया जाएगा अरेंज करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं। सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा में 2035 तक GER सकल नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ाना है। कब तक? 2035 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब मेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रवासी आबादी कितनी है? 32 मिलियन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब फिर मेन से रिलेटेड है। तो भारत का बजट और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण मैंने आप लोग के सामने कवर कर दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट था इसमें मैंने आपको बता दिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और बिहार स्पेशल का वीडियो फिर मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ कुछ देर में रिकॉर्ड करके, वो भी आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।